मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। तो फटाफट से आप लोग एक बार बताइए वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का। यहाँ पर हम यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट आज मैं दूसरे मोबाइल से देखने वाला हूं, तो दूसरे मोबाइल से आप लोगों के कमेंट देखने वाला हूं, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आपको पल पल का अपडेट सबसे पहले हम देते रहें। और मैं सारे क्लास का लगभग क्लासेस चलाऊंगा भी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का हम लोग सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके पीछे के क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सभी लोग बताओ आवाज़ क्लियर है ना? जी बिल्कुल, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज़ क्लियर है, ठीक है। जब आवाज़ क्लियर है तो चलिए भाई। देखो फैराडे के क्या नियम थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, ये चीज़ आप लोग पढ़ के आए हो 12th क्लास में। फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे ये बोले कि कोई भी चुम्बकीय फ्लक्स है कि कहने का मतलब वैद्युत परिपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय बल रेखाओं अथवा बोले तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अलग होता है, EMF अलग होता है, ठीक है। प्रथम नियम क्या था? जब परिपथ में संबंध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है? परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका परिणामी चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जिसे हम न्यूमेन का नियम भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो इसे आप न्यूमेन का, ये नया वर्ड आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, न्यूमेन, ठीक है। इसको हम न्यूमेन का नियम भी कहते हैं, न्यूमेन लॉ। तो याद कर लो, इसको न्यूमेन लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब देखो EMF बराबर d∅/dt, क्योंकि जो फाई है मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब EMF बराबर d∅/dt हम बोल सकते हैं ना। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, डिफरेंशियल आप कर रहे होगे तो डिफरेंशियल का मतलब भी परिवर्तन होता है, इसके सापेक्ष इसका परिवर्तन कीजिए। चाहो तो आप लिमिट लगा दीजिएगा। अगर हम इसमें परिवर्तन वाली कंडीशन को अपनाएंगे तो EMF बराबर लिमिट s→0 डेल्टा t→0 और d∅/dt, यानी कि डेल्टा भी लगा सकते हो आप लोग। तो EMF बराबर डेल्टा∅/dt हो जाता है, d∅/dt हो जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम क्या था? ठीक है, फैराडे ने द्वितीय नियम, इसको फर्स्ट नियम को हम ल्यूमेना का नियम भी बोलते हैं, और द्वितीय नियम ये था, जब परिपथ के किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी हो कि उस कारण विरोध करती हो, ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, तो उसे हम लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। अब बात करें किसी भी लेंज के नियम में जो n होते हैं, n फॉर नंबर ऑफ टर्म, जितने उसके नंबर ऑफ टर्म होंगे वो हमारा नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। और कुंडली जो होती है, कुंडली में चुम्बकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर ΔΦ/ΔT हो, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? EMF बराबर माइनस का NdΦ/dt, ये निकल के आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ माइनस चिन्ह हम क्यों यूज करते हैं? माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि लेंज का नियम है
जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का ये विरोध कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अगला है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? इसके दो तीन नियम होते हैं। जैसे मैक्सवेल का नियम आपने पढ़ा होगा, आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा। तो वही चीज़ हमें इंटर वाली चीज़ें तो है, इसमें और कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, थोड़ा बेसिक है ना पहले चैप्टर। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा तथा और उसके यदि हम अपने ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं बच्चों ये। हाँ, आप लोग कमेंट करते रहो और लाइव क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है। यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखें, जैसे यहाँ पर देखो एक दूसरे के, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझाएगी, ये चालक की दिशा, ये आपकी धारा की दिशा, ऐसे आपको रखना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में दे रखा है, तो इस तरीके से अगर हम रखें तब पहली उंगली जो होगी चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है, ठीक है, ये वाली उंगली। और आपका देखिए अंगूठा है चालक की दिशा। अंगूठा चालक की दिशा की किस तरीके का? चालक की दिशा नहीं, चालक की गति, यानी कि V को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा V को रिप्रेजेंट करेगा, ये धारा की दिशा I को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दाएं हाथ का नियम जैसा होता है और उसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चलिए अब चलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया था? फ्लेमिंग ने ये बताया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। अब बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली है वो आपकी बीच वाली उंगली, चुंबक क्षेत्र की दिशा ये वाली, यानी कि ये हमारा V को दर्शा रहा है, ये हमारा V को दर्शा रहा है, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा क्या करेगा? तो अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। फिगर देखिए, सारी चीज़ आप फिगर से समझ सकते हो। अगर आप फिगर को देख रहे हो ना तो आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो, जिसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है ना? बताओ जल्दी से, कमेंट करो भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर रहे हो आप तो हैं। बिल्कुल सभी लोगों का कमेंट देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं देखा जा रहा है, दूसरे मोबाइल से देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे मोबाइल में तो आपको पता ही है कैसा क्या प्रोग्राम है। अगला है यहाँ पर अगला नियम, दक्षिणावर्त पेज का नियम। इसको हम शायद मैक्सवेल का कॉकस्क्रू नियम भी पढ़ते थे, तो 12th क्लास में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन दक्षिणावर्त पेज का नियम, इससे कॉकस्क्रू लॉ बोलते हैं। यदि हम पेज कसते समय दाएं हाथ में एक पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पहली उसकी जो नोक है ना, घुमाएं कि पेज की जो नोक है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में चलें, तो जिस दिशा में पेज को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे मान लो आपने इधर से इधर घुमाया, तो इस तरीके से ये पेज है। आपने पेज तो देखे होंगे, पेज का चित्र देख लो, इस तरीके का होता है पेज, ठीक है। अब अगला नियम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा। जो वैद्युत जनरेटर होता है, आपने देखा होगा घरों में जो बारातें होती हैं उनमें जनरेटर आता है, तो वही जनरेटर है यहाँ पर, ठीक है। तो जनरेटरों में होता क्या है? बेसिकली जनरेटर की पहले की अवधारणा क्या रही थी, कैसे जनरेटर वर्क करता है, ठीक है, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। तो ये देखो, ये चीज़ आप लोग 10th 12th में पढ़ के आए होगे, बताइए पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? जनरेटर के बारे में कौन कौन पढ़ा है? ये चीज़ हम इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से। ये हमारा RL लगा है, जिसको हम लोड प्रतिरोध ताल कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ मेंशन इन्होंने क्या रखी है कि यहाँ पर जो वैद्युत जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा है वो इसके रिगार्डिंग ही चलेगी। अब चाहे वैद्युत जनरेटर कैसा भी हो, जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेशन कर देता है, वही आपका जनरेटर कहलाता है। अब इसको बेसिक से जान लेते हैं। बेसिक क्या है थोड़ा सा,
देखिए बेसिक ये होता है, मान लो हमारा एक कुंडली है, एक कुंडली में हम लोग क्या करें कि एक समान चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाए, तो प्रथम चालक जो होगा उसके द्वारा एक मैकेनिकल आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसको हम टी एम के रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कारण हमारा वेग होता है वो ओमेगा से घूमता है। अब कोई भी हमारा कोई भी हमारा सर्कल सही, तो सर्कल हमारा मान के चलिए ए है, तो सर्कल में क्या होता है, जैसा कि आप सर्कल पढ़ के आए होगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अप्लाई मैथ सेकंड में सर्कल के बारे में, तो इसमें मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो यदि हमारा कुंडली जो है ना, यांत्रिक भार जो हो जाए शून्य हो जाए, तो मैकेनिकल जो वेव होता है, मैकेनिकल आघूर्ण होता है, वो टीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके कई सारे कंडीशन भी हो सकते हैं, और बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे सर यहाँ पर कंडीशन कहाँ से आ गए, तो बेटा इसमें कंडीशन की कोई बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सीखिए। अगर आप लोग मेरे साथ नियम पढ़े होंगे, किस चीज़ का नियम, मैंने आपको अभी बताया था फैराडे का द्वितीय नियम, उसके रिगार्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी टी एम बराबर टी एफ प्लस टी सी ई टी, यदि हमारा बलाघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण दोनों में तुलना में कम है तो उसे हम नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब इसको जीरो के समथिंग मान सकते हैं, बट जीरो वास्तव में होता नहीं है। इस स्थिति में जो हमारा टी एम है वो बराबर टी ई के हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैकेनिकल के रिगार्डिंग मैकेनिकल पावर शक्ति को दोनों पक्षों में हम ओमेगा से गुणा कर देंगे, तो ओमेगा बराबर 2πn होता है, आप पढ़े हुए इसके बारे में। तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा ओमेगा, इस तरीके से ओमेगा की मैंने गुणा कर दी समीकरण उसमें, ठीक है। अब पी एम हमारा इस तरीके से रहेगा। अब दोनों को भैया यहाँ पर ओमेगा बराबर 2πn लगा दो, ओमेगा बराबर 2πn होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही दिया। उसके बाद बच्चों कमेंट करते रहो, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद 2πn डिवाइडेड बाई 60Tm बराबर 2πn 16Tm, इस तरीके से चलता रहेगा, जहां पर n है ना वो हमारा गुरुड़न है। n क्या है जी, बिल्कुल समझ रहे हो, n गुरुड़न सेकंड है, कैपिटल n हमारा गुरुड़न मिनट है। तो इससे समझ सकते हो आप लोग, यदि हमारा कुंडली है, सीखो, अगर कोई भी कुंडली रही, चाहे वो x के रिगार्डिंग हो, यदि कोई कुंडली का प्रतिरोध हमारा RC है ना, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा विद्युत धारा होगी, I बराबर क्या हो जाएगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन में क्या रहेगा, कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध। तो इसमें देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल E और संपूर्ण प्रतिरोध को RC प्लस RL दोनों को ऐड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा, समझे। यानी कि अगर हम सोचें इस चीज़ के लिए, तो E बराबर अगर निकालोगे, इसकी गुणा इधर कर दो ना, इस चीज़ की गुणा इधर कर दो, गुणा कर देते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा IRC प्लस IRL। इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके साथ आप जैसे भी करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो किस तरीके से हम कैटेगरीज भाई इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी हमारा IE है तो हमारा हो जाएगा I² RC प्लस I² RL। ये वैद्युत पावर होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर जिसको बोलते हैं हम लोग अब यहाँ पर देखिए, कुंडली के दोनों चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, 2BLV। अब इस समीकरण से हम शक्ति को पावर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं EI बराबर 2VIV, इंटू में रहेगा कैपिटल I, इंटू में B भी रख दीजिए। अब B बराबर आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, या फिर कहें तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन होता है B = R इंटू ओमेगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, B बराबर R इंटू ओमेगा, तो वो चीज़ मैं भाई यहाँ पर पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ निकल के आ जाएगा, है ना, ये निकल के आ जाएगा IE बराबर ओमेगा TE बराबर P। इसको नोट डाउन करते चलो, जिससे आपकी सारे डाउट मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल टाइप, अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, एक बार बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे, है।
अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका विद्युत मोटर। अभी हमने आपको जनरेटर बताया था कि जनरेटर कैसे कैसे वर्क करता है ना, वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत मोटर के बारे में। वैद्युत मोटर की प्रारंभिक अवधारणा क्या है और वैद्युत मोटर किस तरीके से काम करता है, और आप वैद्युत मोटर के बारे में पढ़े हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी लाइव चल रहा है, इसी वक्त बताओ लाइव के दौरान। अच्छा आप पढ़े हो, अच्छा 2-4 बच्चे बोल रहे हैं सर हमने पढ़ा है। चलो अच्छी बात है आपने पढ़ा है तो। लेकिन हमारा जो वैद्युत मोटर होता है ना, वो रिगार्डिंग टू द कंडीशन के रिकॉर्डिंग उसमें बेस करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मोटर है वो कैसी होगी, वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर, ठीक है। देखो विद्युत मोटर की प्रारंभिक अवधारणा क्या है, तो मोटर कौन कौन पढ़े हो, मोटर के बारे में आप लोग पढ़े होगे 10th 12th में, इसके बारे में पढ़े होगे। बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा, इसका बेसिक ही मतलब है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें दे रखा है तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। देखो बता रहा हूँ ध्यान से। चित्र के अनुसार यदि हम किसी कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए जाए तो किसी बैटरी द्वारा अगर हम कुंडली को बी पावर की वोल्टता प्रदान करें तो कुंडली में आई धारा प्रवाहित होगी, जिससे क्या होगा, कुंडली की बी आई धारा वाट पावर उत्पन्न होगा। अब ये चीज़ क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी तो होता है ना। तो ये चीज़ हमारा पावर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम ताम्र हानियाँ यानी कि कॉपर लॉसेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्र हानियाँ किसे कहते हैं। और बची हुई पावर को हम ई आई के रूप में परिवर्तित करके हमारा जो फार्मूला निकल के आता है वो WTE के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो, अतः कुंडली द्वारा प्रदत्त कुल वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति का ऊर्जा का पावर का बात एक ही, VI बराबर आई स्क्वायर RC इंटू आई ई। अब आई इनपुट, आई लॉस हानि हो गई यहाँ पर, और PC अब PE होगा, P बराबर आउटपुट और इनपुट, इस तरीके से P इनपुट माइनस P लॉस, EI बराबर VI माइनस का आई स्क्वायर RC, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे DC मोटर क्या होता है। अच्छा DC मोटर कोई पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा DC मोटर का कॉन्सेप्ट। DC मोटर जनरेटर की तरह ही होता है, जो DC मोटर होता है वो जनरेटर की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये उसके विपरीत होता है, वैद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। यहाँ पर जनरेटर या विद्युत वाहक बल EA को दिए जाने वोल्टता में घटाया जाता है। अगर आप इसका फार्मूला देखोगे तो हमारे पास IA अल्फा बराबर V माइनस EA डिवाइडेड बाई RA, ये निकल के आ जाएगा, ये आपका फार्मूला निकल जाता है। और हम EA मोटर के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक EMF EV के नाम से जाना जाता है। अब चाहो तो आप फार्मूला ये रहता है, बट वहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, इस तरह कंडीशन आप समझ सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मान के चलो, देखो बिल्कुल इसमें वही दर्शाया है, A और B और C का खेल है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं है, वही वाले फार्मूले, इसको रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। आप जरा कमेंट करो, आप लोग थोड़ा सा कमेंट देख लें आप लोगों के क्या चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए भैया कमेंट आप लोगों को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल 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 बेटा, क्लासेस चलाई जाएंगी, सारी क्लासेस चलाई जाएंगी, बट आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर, ठीक है, कोई टेंशन ना लो आप लोग, पूरी कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से, बट सपोर्ट के बिना वही पॉसिबल ही नहीं है चीज़, तो वही आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, चैनल के लिए थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने कर लिया उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ा जाए, कमेंट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, DC मोटर का वर्गीकरण, DC मोटर, क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर। ये चीज़ क्या होता है, हमारा श्रेणी मोटर होता है, शंट मोटर होता है, कंपाउंड मोटर होता है। तो ये मोटर किस तरीके से हमारा वर्क करती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें DC मोटर के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये इक्वेशंस क्या होता है DC मोटर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सेल्फ इंसुलेटर पढ़ा है, यानी कि सॉप रेडर पढ़ा है 11th 12th में, 12th क्लास में, ये बेसिकली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं,
तभी तो मैं बोल रहा था अप्लाइड फिजिक्स, इसको अच्छे से रीड करके जाना है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, ये इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। यदि हम मोटर को बी वोल्टेज देते हैं तो मोटर जो होता है वो सॉफ्ट पर एक वैद्युत आघूर्ण टी से रिप्रेजेंट करता है। यदि हम मोटर को एक के कहें तो स्थिर गति एन से रिप्रेजेंट करने घूमने लगे तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार उसको पालन करेंगे। और आर्मेचर है ना, वो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, आर्मेचर का विरोध करेगा। और जो बैक और काउंटर ईएमएफ कहते हैं, जैसे इस स्थिति में जो स्व प्रेरण है वह विद्युत वाहक बल एल और डी आई डिवाइडेड बाई डी टी होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो, V बराबर ई वी प्लस एल ए डी ए अपॉन डी टी प्लस आई ए इंटू आर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये चीज देखो, ये चीज जब मोटर स्थायी दशा में होती है तब आर्मेचर धारा तथा एन स्थिर होती है तो सेल्फ इंडक्टर का विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है, जिससे मोटर का समीकरण ये होता है। मोटर का समीकरण बता रहा था, इक्वेशन ये होता है V बराबर ई वी प्लस आई आर। आई के स्थान पर आई ए कर दो, आर के स्थान पे हम कर देंगे आर ए, आई ए आर ए ई वी, बस इस तरीके से होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो वही चीज़ हम यूज कर देते हैं जो कि हमारा वोल्टेज का समीकरण होता है, मोटर का समीकरण बोलते हैं इसे, मोटर का वोल्टेज समीकरण। ठीक है, अब इसको देखो चित्र के लिए, ये क्या है, ये कैसे लग रहा है आपको बताओ। इसमें ये दिख रहा है आपको, ये चीज़, ये हमारा रोड प्रतिरोध होता है, ये विभवांतर भी है। तो ऐसे ऐसी कंडीशन होती हैं, जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे पता लगेगा इनके बारे में। ठीक है, चलो आगे क्या है, अगला है हमारा प्रेरित वोल्टेज का विश्लेषण पढ़ेंगे हम लोग अब, कि हम कोई भी हमारा प्रेरित वोल्टेज है उसका हम विश्लेषण किस तरीके से कर सकते हैं और वह किस तरीके से हमारे जीवन में काम देता है, वो चीज़ आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, और ये इक्वेशन आपके समीकरण जो बताने जा रहा हूँ मैं, यकीन मानो पेपर में रखा हुआ मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए प्रेरित वोल्टेज विश्लेषण। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैथ के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, वो भी आपके कॉपी पेन पर लिख कर बताए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा नहीं होगा कॉपी पेन पर लिख के बताते हैं बहुत से टीचर्स, तो वैसे ही मैं करूँगा आप लिख लिए। ठीक है, कॉपी पेन पर बिल्कुल हाथों से लिख कर सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे देन इसमें कमेंट करो इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ मैथ का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, देन मैं आपको लाइफ लॉन्ग जो भी सब कुछ आपका सिलेबस, लेकिन हाँ हम लोग वो करेंगे जो हार्ड है सबसे, क्योंकि सिंपल सभी पढ़ाते हैं यार। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी बता देना, क्योंकि आप भी तो सभी लोग पढ़े हो यार 10th 12th में। जो नहीं पढ़े हो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आगे सोचता हूँ। वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत दो मूल राशियों की परस्पर क्रिया होती है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी या फिर कहें कपलिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण विकसित होता है। हम आर्मेचर में वोल्टेज उत्पादन का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा कहना चाहिए आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, हम फैराडे के नियम पर विचार कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब ये चीज़ आप समझो, ये मैं बताने चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। ये क्या है, एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये तो आप पढ़े ही होगी। ठीक है, बेसिकली चीज़ें हैं, ये तो आपने बेसिक में पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखो इसका समीकरण पेपर में आता है कि इसका समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, ये समीकरण पेपर में आने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और आप लोग कमेंट में बताते रहिए मुझे कि मैथ का लेक्चर कराया जाए या नहीं। और बिल्कुल कॉपी पेन पे सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल आपको लाइव सॉल्यूशन कराया जाएगा मैथमेटिक्स का। मैथ की क्लासेस हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करें या फिर सुबह में, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, देखो भाई कि चित्र हमारे पास है, वक्र जो आपको दिखा जा रहा है, यदि हम कल्पना करें कि मैग्नेटिक पोल्स इसमें जो है मैग्नेटिक पोल्स में, ठीक है थोड़ा सा जूम कर देते हैं, दिखता नहीं होगा,
देखो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल से एस पोल की तरफ हमारा गति कर रहा है और बीच में एक चालक है, वो अपने केंद्र पर घूम रहा है। यदि चालक फ्लक्स के समांतर हो जाए तो वह फ्लक्स काट नहीं सकता, क्योंकि बिंदु पर वैद्युत विभव बल का मान 0 होता है। और क्या होता है, 0, 6, 12 को प्रदर्शित करेगा। अब जब ये चक्कर लगाता है तो पूरे 360 का चक्कर लगाता है, ठीक है। ये स्थिति 0 से लेकर 180 से लेकर 360 पर बीच होगी। सबसे ज़्यादा वैद्युत वाहक बल 2 बार उत्पन्न होगा, जिसकी कंडीशन 90 और 270 होगी, ठीक है। और 3 और 9 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप पढ़े होगे फाई बराबर कॉस इंटीग्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो 4/P BM LR cos अल्फा, जहाँ पर अल्फा बराबर ओमेगा टी आप लोग पढ़े होगे इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो आप जैसे ही इसमें पुट करोगे देन हमारे पास ओमेगा टी मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखो ये चीज़ देखो, समझ में आ रहा है, आपने यहाँ पर ओमेगा टी पुट कर दिया हम लोगों ने। तो देखिए 4/P कहाँ से आया, ये ऐसा ही रहता है, ये नियम होता है। और B इस तरीके से हो जाएगा BM, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 4/P BM और आपका IR cos ओमेगा टी। अब देखो 4/P और BM इसको बाहर कर दो, इससे मतलब नहीं है भैया, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब आपका क्या है, पूरा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट करोगे चीज़ का, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग इंटीग्रेशन है। इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे शायद ध्यान नहीं है, याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं इसके लिए। हाँ, तो ये चीज़ देखो, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस का एन और डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ई बराबर ये होता है। अब देखो ई बराबर ओमेगा एन ई बराबर, ये समीकरण निकल के आ गया, ओमेगा एन ई बराबर ओमेगा एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी वोल्टेज, ये इसका फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सिलेबस की रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है बेटा, सिलेबस की रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, अधिकतम फ्लक्स सहन को प्रदर्शित करता है, जो कि फ्लक्स के प्रति पोल के समान है। अगर आप देखोगे ई बराबर हमारा फार्मूला निकलता है ओमेगा एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये हमारा इसका फार्मूला हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर्स को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। और आपको कैसा लगा आज के लेक्चर्स, यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मैथ का लेक्चर चाहिए तो कमेंट करो, ज़्यादा कमेंट आएंगे देन मैं मैथ का लेक्चर करूँगा स्टार्ट। और वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हार्ड लेवल के BSc मैथ, जो कि आपका पता है पॉलिटेक्निक का 3rd सेमेस्टर का मैथ कितना हार्ड लगता होगा बच्चों को, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है ना BSc लेवल के कुछ टॉपिक है। तो आप लोग कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपके लिए कि मैथ का लेक्चर सुबह में चले कि शाम में चले, ऐसा कमेंट में बताओ, फिर मैं सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक है। और हाँ, क्लास की PDF के लिए अब हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे आपको पल पल का अपडेट और साथ में इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स वगैरह हम यहीं पर देते रहते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं आपसे, सभी के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मैथ के लिए सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।